हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडोमिक स्टडी हब। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली BHIC 142 के प्रॉपर 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये 20 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं करी हुई और ये आपकी फर्स्ट वीडियो है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जापान का ऐतिहासिक अध्ययन और दृष्टिकोण। लाइक कि जापान का अध्ययन और दृष्टिकोण उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जापान के इतिहास का अध्ययन केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं होता बल्कि सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी किया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी देश का अध्ययन करना सिर्फ घटनाओं पे निर्भर नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ घटनाओं के बेस पे किसी देश के बारे में हम नहीं बता सकते कि उनका इतिहास कैसा था, क्या था, बल्कि वहाँ की हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि वहाँ समाज कैसा था, आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, संस्कृति कैसी फॉलो की जाती थी, पर्यावरण कैसा था, हर चीज़ है ना। तो इतिहासकार ये समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कालों में समाज, राज्य और संस्कृति कैसे विकसित हुए। तो आधुनिक अध्ययन जो जापान को वैश्विक इतिहास से जोड़कर भी देखता है। तो जो आधुनिक अध्ययन है यानी कि आधुनिक अध्ययन जो कि नए टाइम का हुआ है, तो क्या करता है कि हर चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें घटी हैं उस चीज़ को वैश्विक इतिहास से भी जोड़ के देखता है कि वैश्विक तौर पे कितना पुराना है या क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है मेजी पुनर्स्थापन, तो जापान का आधुनिकरण। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापन मतलब जापान का आधुनिकरण। और एदो काल यानी कि सामंती शासन। एदो काल जो था सामंती शासन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट टॉपिक है जापान पर चीनी सभ्यता का प्रभाव। ठीक है, यानी कि चीन सभ्यता ने कैसे जापान पर अपना प्रभाव डाला, ये है इसके अंदर। तो पूर्वी एशिया में चीन का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। जापान ने प्रशासन, लेखन प्रणाली, धर्म और संस्कृति परंपराओं में चीन से कई तत्व अपनाए। ठीक है, बेसिकली चीन के बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, यहाँ कोरिया हो गया या फिर अगर देखोगे आप जापान है, ताइवान है, तो इधर की तरफ बहुत चीज़ें अपनाई गई थी उस टाइम पे बेसिकली। तो यहाँ पे अभी हम जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चीनी भाषा लंबे समय तक प्रशासन और उच्च संस्कृति की भाषा बनी रही। ठीक है, बाद में जापान ने इन प्रभावों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, जो चीनी भाषा थी ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ में थी। इवन जापान में भी पहले चीनी भाषा बोला गया था बहुत टाइम तक। फिर बाद में जबकि उनको लगा तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर दिया, लेकिन परिवर्तन आता है, राइट। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो चीनी लेखन प्रणाली जो है वो जापान में अपनाई गई। बौद्ध धर्म जो है चीन से जापान पहुंचा। वैसे बेसिकली हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग जो है वो इंडिया से हुई थी, बट क्योंकि चीन में बहुत फैल चुका था उस टाइम तक, ठीक है, और चीन में बहुत फॉलोअर्स हैं, तो चीन के बाद जो ये चीज़ है वहाँ से जापान पहुँचा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जापानी भाषा और सांस्कृतिक विकास। तो जापानी भाषा ने चीनी लिपि को अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। ठीक है, जापान ने चीनी लेखन प्रणाली से प्रभावित होकर अपनी लेखन शैली विकसित की। यानी कि बेसिकली ये जो है ना चीनी चीज़ों से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी चीज़ें शुरू की हैं। ठीक है, उनसे उन्होंने आइडियाज़ लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ा और इस तरह से करके उन्होंने ग्रो किया। तो जापानी लेखन प्रणाली का विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण था, और जिससे कि साहित्य, शिक्षा, कला और साहित्य, शिक्षा और कला को बहुत बढ़ावा मिला। भाषा के विकास ने जापानी संस्कृति और परंपराओं को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, उदाहरण के लिए देखें तो कांजी लिपि, जो कांजी लिपि है वो चीन से अपनाई गई है और जापानी भाषा में उपयोग होती है। ठीक है, और जापानी साहित्य का देखें तो भाषा के विकास से नई सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मिल गई। यानी कि भाषा के विकास से क्या हुआ कि नई संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, नए आइडियाज आए। 4th पॉइंट है जापानी इतिहास का काल विभाजन।
बेसिकली देखा जाए तो जापान का जो इतिहास है ना, उसको कई कालों में विभाजित किया जाता है, अभी पढ़ते हैं ना। तो जापानी इतिहास को विभिन्न शासक वंशों और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। पहले में जैसे आता है हियान, कामाकुरा, अशिकागा और टोकुगावा जैसे कि काल जापान के विकास के प्रमुख चरण में माना जाता है। तो ये जो है ना, इसको दूसरे कलर में करता हूँ मैं, ये जो है, ये काल जो है, इनको क्या माना जाता है, जापान का प्रमुख चरण माना जाता है, ठीक है। और इन कालों में जापान की शासन व्यवस्था, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। आधुनिक जापान की अगर बात करें तो उसकी स्थापना यानी उसका आरंभ जो है बेसिकली कब हुआ, वो 1868 से हुआ, ठीक है, के मेइजी पुनर्स्थापन के बाद, ठीक है। और उदाहरण के लिए देखें तो टोकुगावा काल जो है वो सामंती शासन का समय था, और मेइजी काल जो है वो आधुनिक जापान का विकास था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण और जापानी इतिहास। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जापानी इतिहास को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ठीक है। और उनके अनुसार भोजन, कृषि और औद्योगिक विकास ने समाज को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। मानव और प्रकृति के संबंध से जापान के विकास और जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया। उदाहरण के लिए देखें तो कृषि विकास ने समाज में परिवर्तन किया, कृषि विकास ने क्या समाज में परिवर्तन किया, समाज में कि ग्रोथ आया उसकी वजह से। औद्योगिकरण की बात करें तो आधुनिक जापान का विकास, आधुनिक जापान यानी कि आज के टाइम पे जो जापान हम देखते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि आधुनिकरण हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छठा, यायोई और जोमोन संस्कृति। तो जापान की प्रारंभिक सभ्यताओं में से जोमोन और यायाई संस्कृतियाँ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन सी? पहली है जोमोन और दूसरी है यायोई, ठीक है। ये दोनों संस्कृति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है जापान की। तो जोमोन समाज मुख्य रूप से शिकार, मछली पकड़ने और संग्रह पर आधारित था। किस पे आधारित था? ये बेसिकली दो समाज है, ठीक है। तो जोमोन जो था किस पे आधारित था? ये शिकार पे, मछली पकड़ने पे और संग्रह पे। लेकिन अगर यायोई की बात करें तो संस्कृति में कृषि हो गया, स्थायी जीवन का विकास हुआ, ठीक है, इन पे आधारित था। ये बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो आधारित था यायोई संस्कृति, वो कृषि पे आधारित था, ठीक है। और इन परिवर्तनों ने जापानी समाज के विकास और आगे राज्य निर्माण की नींव रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए देखें तो जोमोन संस्कृति जो है वो शिकार और संग्रह पे निर्भर थी, यायोई संस्कृति जो है वो कृषि और स्थायी जीवन पे निर्भर थी, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बताती है। 7th पॉइंट देखें तो हियान काल का उदय यहाँ देखने को मिलता है हमें। तो 794 ईस्वी में राजधानी हियान स्थानांतरित की गई और ये जापानी शास्त्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण काल बन गया, ठीक है। कौन सा? 794 जो है ईस्वी जापान संस्कृति का महत्वपूर्ण काल बन गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे राजधानी हियान स्थानांतरित की गई थी, ओके। और इस समय राजनीतिक संरचना मजबूत हुई, साहित्य, कला और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ, ठीक है। तो ये काल जो है जापानी सभ्यता के स्वर्ण कालों में से गिना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जापान का स्वर्ण काल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये बताइए। उदाहरण के लिए देखें तो हियान काल साहित्य और संस्कृति का विकास का काल था, और द टेल ऑफ गेंजी इस काल की जो प्रसिद्धि है वो साहित्यिक रचना थी। 8वां पॉइंट है हियान काल की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। तो हियान काल में सम्राट को सर्वोच्च शासक माना जाता था, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो थी वो धीरे धीरे करके कुलीन वर्ग के हाथों में चली गई। अब कुलीन वर्ग आपको पता होगा कि कुलीन वर्ग कौन होते थे? बेसिकली चर्च के लोग या फिर जो अमीर वर्ग के लोग होते थे उन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था। तो केंद्रित होने की लगी, प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई और राज्य का संगठन अधिक मजबूत बनाया गया, ठीक है। इस समय कुलीन परिवारों का जो था राजनीतिक प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। उदाहरण में देखें तो फुजीवारा परिवार जो था
शक्तिशाली कुलीन वर्ग था। ठीक है, फुजीवारा शक्तिशाली कुलीन वर्गों में से था। दरबारी शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दरबारी शासन आपको पता होगा ना, लाइक कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि एक राजा बैठा होता है, उसके आसपास जो होते हैं बहुत सारे उसके सलाहकार होते हैं, तो उनको दरबारी शासन कहते हैं। अगर फुजीवारा परिवार का प्रभाव देखें तो फुजीवारा परिवार जो है उसने लंबे समय तक जापानी राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा है। उन्होंने विवाह संबंधों, प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से शक्ति प्राप्त की। ठीक है, विवाह संबंध यानी कि अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि एक राजा है दूसरे राज्य पे हमला कर रहा है, ठीक है, तो हमला करने से अच्छा है कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं उनके परिवार से रिश्ता जोड़ लूँ। अगर रिश्ता जोड़ लूँगा तो जो भी उनकी ज़मीन है, जायदाद है, उनका राज्य पाट है, वो मुझे मिल जाएगा। और बेसिकली ज़्यादातर ये उनके साथ करते थे जिनके कि बेटे नहीं होते थे जिस राजा के। ठीक है, उनकी बेटियों से शादी कर ली और उनके राज्य पे कब्जा कर लिया, इस टाइप से। और सम्राट की वैधता बनी रही। ठीक है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रभाव फुजीवारा परिवार के पास था। ठीक है, इस परिवार ने हियान काल की राजनीति और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए देखा जाए तो फुजीवारा परिवार जो था वो शक्तिशाली कुलीन वर्ग में आता था। विवाह संबंध क्या है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 10th पॉइंट है हियान काल की संस्कृति। तो हियान काल साहित्य कला सौंदर्य चेतना के लिए प्रसिद्ध था और इस समय बेसिकली जापान में साहित्य का विकास हुआ और अभिजात वर्ग ने सांस्कृतिक जीवन को नई दिशा दी। ठीक है, इस काल में कला, कविता और लेखन को विशेष महत्व मिला जिससे कि जापानी संस्कृति में बहुत ही विकास आया। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए तो द टेल ऑफ गेंजी हियान काल की प्रसिद्धि साहित्यिक रचना। अभी ऊपर भी पढ़ा हमने और इसको अभी यहाँ जान भी लिया। तो जापानी कविता की बात करें तो इसमें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम था ये। ठीक है, संस्कृति को जानने का, समझने का। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो बौद्ध धर्म है कहाँ से आया, वो चीन की तरफ से आया है। तो बौद्ध धर्म चीन और कोरिया के माध्यम से जापान पहुँचा। इसने धार्मिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक संरचना और राज्य निर्माण को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म जापानी समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है, बेसिकली लाइक कि जो बौद्ध धर्म था वो धीरे धीरे करके बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया जापान के अंदर। उदाहरण के देखा जाए तो बौद्ध मंदिर बनवाए गए जिसको कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। सोतोका ताइसी जिसको कि बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया जिन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है शिंतो और बौद्ध धर्म का संबंध। तो इसमें क्या हुआ कि जापान में शिंतो और बौद्ध धर्म एक दूसरे के साथ विकसित हुए। ठीक है, कौन? शिंतो और बौद्ध धर्म एक दूसरे के साथ विकसित हुए, एक साथ ही विकसित हुए बेसिकली। वो स्थानीय धार्मिक परंपराएं और बौद्ध विचार एक दूसरे से जुड़े। इससे जो जापानी धार्मिक जीवन थी उसकी विशिष्ट पहचान बन गई। ठीक है, जो जापान यानी कि जो बौद्ध विचार थे वो जापान में धार्मिक जीवन की विशिष्ट पहचान बन गई। इवन आज के टाइम पे भी अगर देखोगे तो जापान हो गया या कोरिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ है ना, ये बहुत शांत कंट्रीज़ में आता है। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, पीसफुल होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोनों धर्मों ने जापानी समाज, संस्कृति, कला और जीवन शैली को प्रभावित किया। ठीक है, शिंतो ने प्रकृति और स्थानीय देवताओं की पूजा पर जोर दिया। यानी कि वहाँ पे दो धर्म बहुत ज़्यादा फैले उस टाइम पर। पहला था शिंतो, दूसरा था बौद्ध। तो शिंतो जो थे वहाँ वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वो किस पे विश्वास करते थे? स्थानीय देवी देवताओं पर और प्रकृति पे। बेसिकली जैसे कि इंडिया में होता था स्टार्टिंग में कि पूजा जो है वो हर एक प्राकृतिक चीज़ की जाती थी, चाहे वो पेड़ हो गया, नदी हो गया, सूरज हो गया, चांद हो गया, इसकी पूजा की जाती थी और इवन आज के टाइम पे भी की जाती है। तो जबकि बौद्ध धर्म ने आध्यात्मिक विचारों और मंदिर संस्कृति को बढ़ावा दिया। लेकिन जो अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म ने क्या करा? आध्यात्मिक विचारों को बदलने में और मंदिर संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे आता है उदाहरण। तो जिंतो धर्म जो था वो प्रकृति और देवताओं की पूजा करता था, लेकिन बौद्ध धर्म जो था वो
मंदिरों और धार्मिक परंपराओं का विकास का केंद्र बन गया। बाद में देखें नेक्स्ट, तो बौद्ध संप्रदायों का विकास। ठीक है, बौद्ध संप्रदायों का विकास कैसे हुआ? समय के साथ जापान में विभिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदाय विकसित हुए। इन संप्रदायों ने धार्मिक विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाया। ठीक है, और लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने अलग अलग रूपों ने जापानी समाज, संस्कृति और राजनीति को भी बहुत ही प्रभावित किया। इससे जापान में धार्मिक परंपराएं और अधिक विकसित हो गई। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो जैन बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन बौद्ध धर्म में कैसे आ गए? ध्यान, आत्म अनुशासन पर जोर दिया। यानी कि बौद्ध धर्म के भी दो पार्ट बन गए। पहला जैन बौद्ध धर्म, जिसमें कि ध्यान पे, आत्म पे और आत्म अनुसंधान पे ज़्यादा फोकस किया। शुद्ध भूमि संप्रदाय की बात करें तो आम लोगों में लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, मंगोल आक्रमण और जापान। तो 1274 और 1281 में मंगोलों ने जापान पर आक्रमण किया। ठीक है, तो जापान ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी कर लिया। लेकिन इन घटनाओं ने जापानी लोगों में एकता, राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। बेसिकली क्या हुआ कि जबकि ये हमला हुआ, ठीक है, जबकि ये 1274 और 1281 के आसपास जो हमला हुआ, तो उसमें इससे पहले जो जापानी लोग थे वो एक दूसरे कि वो उतने फोकस नहीं थे कंट्री के लिए। ठीक है, देश भावना के लिए। बट जब हमला हुआ तो उनको पता चला कि उनको इम्पोर्टेंस पता चली कि हमारे साथ होने का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमें एक यूनिटी में रहना है, अपने देश की लड़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें। तो इन आक्रमणों ने जापान की सैन्य व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए देखिए तो जो 1274 का आक्रमण था वो पहला मंगोल हमला था, और दूसरा 1281 का आक्रमण था जो कि दूसरा मंगोल हमला था। तो ये आपको सन याद होना चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको याद होना चाहिए, पता चल जाएगा। 15 पॉइंट देखिए तो दिव्य पवन जिसको कि कामिकाजे भी कहते हैं, है ना। कि तो उसकी अवधारणा क्या है कि मंगोल आक्रमणों के समय आए तूफान और जापानी परंपरा में दिव्य पवन या कामिकाजे कहा जाता है जिसे, इसे जापान की रक्षा करने वाली दैवी शक्ति का प्रतीक माना गया। ठीक है, यानी कि जो उस टाइम जो हवा चली, ठीक है, जिसको कि कामिकाजे कहा जाता है, वो ऐसा माना गया कि जापान की रक्षा करने के लिए कोई दैवी शक्ति है। ठीक है, इस घटना ने जापान लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत किया। तो तथा बाद में ये जापानी राष्ट्रीय विचारधारा का हिस्सा बन गया। फिर बाद में क्या हुआ, ये नॉर्मल बोलचाल में ऐसे यूज़ नहीं होता, तो वैसे ही सामान्य विचारधारा का हिस्सा बन गया। उदाहरण के लिए देखें तो कामिकाजे दिव्य पवन का प्रतीक। ठीक है, दिव्य पवन यानी कि पॉजिटिविटी का प्रतीक। ठीक है, मंगोल आक्रमण की बात करें तो जापान की एकता का कारण बना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये चीज़। 16 पॉइंट है हमारा शोइन व्यवस्था। तो समय के साथ जापान में निजी भूमि व्यवस्था, आर्थिक अर्थात शोइन जिसको कहते थे, का विस्तार हुआ। ठीक है, और इससे राज्य का नियंत्रण कमज़ोर हुआ। कुलीन वर्ग तथा जो धार्मिक संस्थाएं थी अधिक शक्तिशाली बनने लगी, और इस व्यवस्था ने जापान की जो सामाजिक और राजनीतिक संरचना थी ना, उसको बहुत ही उसमें बहुत परिवर्तन किया। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो शोइन व्यवस्था जिसमें कि निजी भूमि प्रणाली होती थी। कुलीन वर्ग की बात करें तो अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने वाले लोग जो थे, यानी कि बेसिकली कुलीन वर्ग अमीर वर्ग हुआ करते थे जिनका कि सत्ता पे भी अधिकार होता था। 17 पॉइंट देखें तो सामुराई वर्ग का उदय। सामुराई वर्ग हम जानते हैं ना, आपने कई बार कार्टून वगैरह देखा होगा ना, सामुराई रेंजर वगैरह। तो अब देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन के साथ जापान में योद्धा वर्ग अर्थात सामुराई का महत्व बढ़ा। ठीक है, तो सामुराई जो बेसिकली है वो यहीं से आया है। ओके, जिसको कि हम जानते हैं सामुराई बेसिकली जो लड़ने वाले होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनमें काउंट होते हैं वो। तो उन्होंने सैन्य शक्ति और युद्ध कौशल के आधार पर राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया। धीरे धीरे सामुराई वर्ग शक्तिशाली बन गया और
उसने जापान की सत्ता संरचना तथा शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ठीक है, सामुराई वर्ग की बात करें तो वो कौन होते थे? योद्धा और सैनिक वर्ग। ठीक है, बुशिडो नियम की अगर बात करें तो वहाँ पे बुशिडो नियम एक हुआ करता था जिसमें कि सामुराई की आचार संहिता के बारे में बताया जाता है, सामुराई के बारे में बताया जाता है बेसिकली। नाउ 18th पॉइंट, कामाकुरा शासन की स्थापना। तो कामाकुरा शासन की स्थापना की अगर बात करें तो वो इतिहास में सैन्य शासन की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ठीक है, और इससे राजनीतिक शक्ति जैसे धीरे धीरे शाही दरबार से सैनिक नेतृत्व की ओर बढ़ गई। ठीक है, और इस शासन में सामुराई वर्ग का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, योद्धाओं का प्रभाव बढ़ गया, और जापान की जो प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। उदाहरण के लिए देखिए तो कामाकुरा शासन 1185 1192 लगभग इसमें माना जाता है, जिसमें कि पहला सैन्य शासन बना। फिर मिनामोटो योरितोमो की बात करें तो कामाकुरा शासन के संस्थापक थे। ठीक है, मिनामोटो नो योरितोमो जो थे कौन थे? वो कामाकुरा शासन के संस्थापक। सॉरी बोला भी नहीं जा रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो 19th की बात करें, 19th पॉइंट की, तो शोगुन व्यवस्था, यहाँ पे इसके बारे में बात होती है। शोगुन व्यवस्था बेसिकली सम्राट को प्रतीकात्मक रूप से जो था सर्वोच्च माना जाता था, यानी कि राजा को बेसिकली सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन वास्तविक शासन शक्ति जो थी वो सैन्य नेताओं अर्थात शोगुनों के हाथ में होती थी। ठीक है, और इस व्यवस्था में सामुराई वर्ग का प्रभाव बहुत ही बड़ा, और सैन्य शासन ने जापान की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। ठीक है, यानी सैन्य शासन ने तो बहुत टाइम तक जापान की सत्ता को प्रभावित किया है। ठीक है, शोगुन की अगर बात करें तो उसमें सैन्य शासन आते हैं। ठीक है, क्योंकि सैन्य शासन बहुत टाइम तक जापान के अंदर चला। और कामाकुरा शोगुनेट की बात करें तो जापान की पहली शोगुन व्यवस्था थी। अब पहले पार्ट का 20वां और लास्ट पॉइंट है ये, तो सैन्य शासन और राजनीतिक परिवर्तन की बात की जाती है इसमें। तो जापान में राजनीतिक शक्ति का परिवर्तन केवल शासन परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में भी बड़ा बदलाव था। ठीक है, सैन्य शासन के आने से क्या हुआ? सामुराई वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, नई राजनीतिक संस्थाओं तथा शक्ति संतुलन का निर्माण हुआ यहाँ से, और इससे जापान की जो संस्कृति थी, जापान का शासन व्यवस्था था, वो समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आया। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की तो सामुराई वर्ग जो था वो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख आधार बन गया। ठीक है, शोगुन शासन की बात करें तो सैन्य नेतृत्व पर आधारित व्यवस्था था ये। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कवर होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।